हेलो दोस्तों, क्रेडोज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज एक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है उन बच्चों के लिए जो बिहार प्रोविंशियल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं या फिर जिन बच्चों का, प्रतियोगी छात्रों का बिहार राज्य में प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना होता है। आप में से कई सारे ऐसे छात्र होते हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों तो भी बिहार की परीक्षा देते हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हो तो भी देते हैं, अन्य छत्तीसगढ़, झारखंड के बच्चे भी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा देते हैं। अभी तक का ज्ञात, मैं अपने समय की बात करूं तो पिछले 10 सालों का मुझे अगर अंदाजा है, सही मैं कह रहा हूं, तो अभी तक सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है। ठीक है, और लगभग आप यहां अगर देख पा रहे हैं कुल 1900 से ज्यादा रिक्तियां मिली हैं। ठीक है, 1900 से ज्यादा रिक्तियां आने का सीधा सा मतलब है कि अगर आप एक अच्छी रणनीति के साथ, अगर आप पूरी मेहनत के साथ, तत्परता के साथ तैयारी करते हैं तो अधिकारी बनने का आपका सपना जरूर पूरा होने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने यह अपनी हमारे क्रेडोज आईएएस की पहली वीडियो है जो कि बिहार पीसीएस के जो 17वीं परीक्षा आपकी 17 नवंबर को एक संभावित तिथि निर्धारित की गई है। अगर उस तिथि को परीक्षा होती है, आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है, तो आज की जो हमारी रणनीति होने वाली है, जो आज हम आपको इस परीक्षा के बारे में डिटेल देने वाले हैं, आप में से कई विद्यार्थी जानते होंगे, लेकिन आप में से कई ऐसे सारे छात्र हैं, कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनको इस परीक्षा के प्रारूप के बारे में गहनता से जानकारी नहीं है। और कोई भी आप परीक्षा अगर देने जा रहे हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की चुनौतियां आती हैं। पहली तो उस परीक्षा के बारे में हम उसके प्रारूप के बारे में बड़ी गहराई के साथ समझ लें। दूसरी बात, उस परीक्षा के प्रारूप के अनुरूप, आयोग के मानदंडों के अनुरूप हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आज जो हमारा यह सेशन होने वाला है, यह पहले यानी कि आयोग के प्रारूप, आयोग किस प्रकार से परीक्षा आयोजित करता है, उस परीक्षा का स्वरूप कैसा होता है, कितने चरणों में परीक्षा ली जाती है, साथ ही साथ जो पेपर होते हैं, जो आपके प्रश्न पत्र होते हैं, कितने होते हैं, उन प्रश्न पत्रों में किस टॉपिक से, कौन से विषय से, कौन से बिंदु से प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ विगत परीक्षाओं में किस विषय से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, किस विषय से कम प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ विद्यार्थी हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी हैं जो केवल पिछले 6 महीनों से तैयारी कर रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी हैं जो केवल 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी क्या ऐसा प्रयास किया जाए, क्या ऐसा एफर्ट किया जाए कि आने वाले 17 नवंबर को जब वो परीक्षा में बैठे तो 2-3 महीने की तैयारी के साथ भी वे अपनी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लें। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग होती है, मुख्य परीक्षा के मेरिट निर्धारण में, अंक निर्धारण में उसका कोई योगदान नहीं होता, बाकी सारे जो प्रादेशिक परीक्षाएं होती हैं उन्हीं के अनुरूप। इसलिए यहां पर हमें ध्यानपूर्वक हमारे साथ अंत तक बने रहिए। कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको इस तैयारी में बैठने, प्रारंभिक परीक्षा में बैठने से पहले पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जब हम देखेंगे कि यह परीक्षा अन्य सामान्य प्रांतीय या संघ लोक सेवा आयोग के प्रारूप पर ही 3 चरणों में संपन्न की जाती है, तो हम देखेंगे कि प्राथमिक चरण में जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें हमें किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए, और जब दूसरे चरण में पहुंचे जो विद्यार्थी प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, जब द्वितीय चरण में पहुंच रहे हैं, मुख्य परीक्षा में पहुंच रहे हैं, तो उन्हें किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए, किस विषय पर उन्हें ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएं जिसकी वजह से वो कम समय में अच्छे अंक हासिल कर पाए, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आप सब बने रहिए। मेरा नाम है शरद चंद्र पांडे। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि विभिन्न जो विभागों के द्वारा अधियाचना प्राप्त हुई है, यह अधियाचना
अभी बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा, सीटों की संख्या अभी बढ़ सकती है। मात्र 17 विभागों ने, मात्र 17 विभागों ने अभी तक अपनी अधियाचना दी है, और 17 विभागों की कुल जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? कुल सीटों की संख्या आपकी 1929 है। 1929 पद प्राप्त हुए हैं। और इसमें भी सबसे कमाल की बात क्या है, इस बार आपका एसडीएम और डीवाईएसपी जो सबसे पॉपुलर पोस्ट होती है, कहा जाए तो सबसे आकर्षक और सबसे पसंदीदा पोस्ट होती है, उसकी संख्या भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ी है। आप देख सकते हैं अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता लेवल 9 की वैकेंसी कितनी है? 200 है। ठीक है, 200 है। वहीं आप पुलिस उपाधीक्षक का अगर पद देखें तो 136 है, जो अभी बढ़ने की संभावना है। ठीक है, साथ ही साथ राज्य कर आयुक्त की बात करें तो 168 पद इनके लिए अधियाचना आई है। विभिन्न विभागों में बात करें अगर तो कुल मिला के जो लेवल 9 के ही हैं 174 हैं, ग्रामीण विकास पदाधिकारी के 393, राजस्व अधिकारी के 287, आपूर्ति निरीक्षक के 233, प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी के 125 हैं। विभिन्न विभागों में लेवल 7 के 213 पद संभावित, 213 पदों पर आयोग जो है आपको वहां नियुक्त करेगा। ठीक है, आयोग आपको अनुशंसित करेगा। तो यहां पर यह रहा विभागीय जो अधियाचन है। अब हम आगे इसके बढ़ते हैं और वहां पर देखेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा का प्रारूप है। प्रीलिम्स की जो संभावित तिथि है, जो टिल्टेड एक तारीख है, डेट निर्धारित की गई है, वो 17 नवंबर है। ठीक है, 17 नवंबर निर्धारित की गई है। इसके विषय में आप लोग जानते होंगे कि परीक्षा जो ये होने वाली है, यह अब सामान्य यहां नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा 2 डेट पे संभावित है। हो सकता है परीक्षा को एक ही दिन में 2 पालियों में लिया जाए या फिर 2 दिन में लिया जाए, ऐसी संभावना है। उसके अलावा अगर हम परीक्षा के बारे में और बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग सब जो भी भारत के अन्य राज्य आयोग हैं या संघ लोक सेवा आयोग हैं, उन्हीं के तर्ज पर इसे 3 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा का, जिसे आप प्रिलिमिनरी एग्जाम कहते हैं या इसे छटनी एग्जाम भी कहा जाता है। इस एग्जाम को लेने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, उन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाए जो गंभीर नहीं है, जिनकी तैयारी बहुत सामान्य स्तर की है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं केवल इसलिए फॉर्म भर देते हैं कि हम भी आयोग की परीक्षा में बैठेंगे, हमें भी आयोग की परीक्षा देनी है। आप सब भी जानते होंगे टसन में भी भर दिया जाता है कि हम भी पीसीएस दे रहे हैं, हम भी आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को रोकने के लिए आयोग ने इस प्रकार की परीक्षा का प्रावधान किया है। इसे आयरन गेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस परीक्षा को क्वालिफाई करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जो आपकी जो अगली परीक्षा होती है मुख्य परीक्षा, उसके लिए जो सिलेबस डिसाइड किया जाता है, जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर ही आपके प्रश्न बनते हैं। यानी कि मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस आपको दिया जा रहा है, उसी सिलेबस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यह लगभग 99% श्योर होता है। कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ कई सारे आयाम को जोड़कर प्रश्न बनाए जाते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम को छोड़कर कोई प्रश्न नहीं बनाया जाता। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के साथ क्या होता है कि यहां पर कुछ भी पूछ सकते हैं, यहां पर कुछ भी पूछ सकते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप यहां पे भयभीत हो जाएं, चिंतित हो जाएं। आगे मैं बताऊंगा, इसकी रणनीति बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि अगर आप इस तरह की चीजें करें तो कम समय में आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां क्या है, एक पहला चरण जो होगा प्रारंभिक परीक्षा, इसमें अभी आगे बताएंगे प्रश्नों की संख्या, कितने अंक का होगा, सारी चीजें। यहां पर आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक जो प्रारूप था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब यहां पर आपको नकारात्मक अंकों का प्रावधान कर दिया गया है। इसलिए आपको बड़ी सावधानी के साथ प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। इसमें सामान्य अध्ययन होगा, साथ ही साथ कुछ प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के भी शामिल किए जाते हैं। तो आप मान के चलें कि जैसे अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होते हैं, यहां पर आपको केवल 1 प्रश्न पत्र का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, तो आप अगले चरण की तरफ बढ़ेंगे और दूसरा चरण जो होता है उसे मुख्य परीक्षा कहा जाता है।
मुख्य परीक्षा में जहां यहां पर आपको केवल गोला भरना होता है, ओएमआर सीट को ब्लैक करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ जब आप मुख्य परीक्षा में बढ़ते हैं, छठवीं परीक्षा को क्वालिफाई करके आयरन गेट को तोड़कर जब आगे पहुंचते हैं, तो यहां आपको कलम चला के लिखना पड़ेगा। यहां आपके लेखन शैली का, यहां आपके बौद्धिक क्षमता का, आपके विश्लेषणात्मक क्षमता का आकलन करने का प्रयास किया जाता है। तो यह होती है मुख्य परीक्षा। जब मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो यहां पर आपको यहां मुख्य रूप से 5 प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे मुख्य परीक्षा में, जिसमें जो पहला प्रश्न पत्र आपका होगा सामान्य हिंदी का होगा। और सामान्य हिंदी में आपको यहां इसको क्वालिफाइंग होता है, यानी कि जैसे आप लोग जानते होंगे संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट क्वालिफाइंग होता है, वैसे यहां पर जो सामान्य हिंदी होगी मुख्य परीक्षा की, वह भी क्वालिफाइंग होगी। हालांकि मुख्य में भी होता है संघ लोक सेवा आयोग में। उसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र आपका जो आएगा सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 1 आपका आएगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन पेपर 2, उसके बाद निबंध 300 अंकों का होगा। और उसके बाद आपका आता है वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका होता है वो आएगा। आपको एक लिस्ट दी जाती है और उन्हीं में से किसी एक विषय को आपको वैकल्पिक विषय के रूप में चुनना होता है, और उस प्रश्न पत्र में केवल उसी विषय से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इनके बारे में भी डिटेल आगे है, अभी यहीं ये समाप्त नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले प्रारंभिक परीक्षा का विश्लेषण कर लेते हैं कि आखिरकार प्रारंभिक परीक्षा में आपके किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और कौन से हिस्से को हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन से हिस्से पर हमें ज्यादा समय देने की आवश्यकता है, जिससे कि हम प्रारंभिक परीक्षा में 90 या 90 प्लस अंक अपना जो है प्राप्त कर सके। ठीक, तो देखते हैं सामान्य विज्ञान। अब देखिए इसमें अगर क्रम आप देखें तो जो दिया है क्रम यहां पर, ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि यहां पर अंक, इस पे प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज्यादा मिलेगी आपको। सामान्य विज्ञान से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इससे तीनों शाखाओं से विज्ञान से प्रश्न बनते हैं। इसमें भी जो आपकी बायोलॉजी होती है उससे प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है, उसमें भी फिजियोलॉजी से, यानी कि आपको शरीर से संबंधित, शरीर के अंगों से संबंधित, रोग से संबंधित, रोगों से प्रभावित अंगों से संबंधित, विटामिन से संबंधित, पोषण से संबंधित, उत्सर्जन से संबंधित, श्वसन से संबंधित, अन्य तमाम प्रकार के जो कायिक विज्ञान से संबंधित चीजें होती हैं वो यहां पर आपसे ज्यादा पूछी जाती हैं कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ध्यान रखें, अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से अगर विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जीव विज्ञान पर ज्यादा फोकस रखें। ठीक है, आप जीव विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा अंक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अगला आता है भारत का विकास। अब जब भारत के विकास की बात करते हैं तो ध्यान रखिए उसमें क्या आ जाता है आपका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, इसे आप करंट अफेयर्स कहते हैं। जब आप विज्ञान पढ़ेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक चीज मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा, 4:3। ठीक है, 4:3। अगर यह रेशियो आप लेके चले, यानी कि टोटल सब्जेक्ट में से अगर आप 4 सब्जेक्ट भी तैयार कर लें, ठीक है, या 3 भी तैयार कर लें, तो भी संभावना रहेगी प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से गंभीरता पूर्वक। अब ये नहीं कि आप काम चलाओ पढ़ लिए और सोचे कि हम क्वालिफाई कर लें, संभव नहीं है। ठीक है, तो यहां क्या है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। भारत में घटित हर घटना पर नजर रखें और उस घटना पर जरूर नजर रखें जो बिहार राज्य से संबंधित है या बिहार से संबंधित किसी व्यक्ति से संबंधित है, उस घटना पर विशेष नजर रखें। बाकी सामान्य राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं हैं। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। वैश्विक स्तर पे बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, किसी देश की यात्रा पर गए हैं, उन्हें वहां से कोई पुरस्कार मिला, किसी देश के बीच युद्ध चल रहा है, कोई सीमा विवाद चल रहा है, या कहीं पर किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आ गया, या कोई मानव निर्मित आपदा आ गई, या किसी क्षेत्र विशेष में कोई प्राकृतिक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, या उस क्षेत्र पर व्यापक जनधन की हानि हो गई,
वह आपके लिए विषय बन जाएगा। या फिर भारत का रक्षा से संबंधित, भारत का किसी अन्य प्रकार के व्यापार से संबंधित कोई अन्य प्रकार का विवाद हो गया, वह भी आपका विषय बन जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखें। किसी देश के राष्ट्र प्रमुख बदल गए, पहली बार कहीं महिला प्रमुख बनी, या किसी राष्ट्र के हमारे पड़ोसी देशों के साथ जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, या किसी देश के साथ हमारे पहली बार संबंध बन रहे हैं, हमारे दूतावास पहली बार स्थापित किए जा रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न बिहार लोक सेवा आयोग के फेवरेट होते हैं। ठीक है, अगला बिहार का इतिहास और भारतीय इतिहास, ध्यान रखिए दोनों जोड़ दिया है इन्होंने। यानी कि अगर आप भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको बिहार का भी प्राचीन इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब काम चल पाएगा। अगर आप भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको बिहार का भी मध्यकालीन इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि वहां पर किस वंश ने कब कब शासन किया, वे शासक कौन थे, उन शासकों से कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो जुड़ी हुई हों, या उनके शासन प्रशासन में कुछ स्थापत्य कला का विकास हुआ हो, उससे संबंधित चीजें, ये वहां पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव, ठीक है, ये चीज भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, एक समय बिहार उत्कर्ष पे था, मगध जैसा राज्य बिहार में था, और यह बिहार की स्थिति हो गई कि बिहार बीमारू राज्य में शामिल हो गया। तो इसलिए बिहार के आर्थिक स्थिति पर आपके मुख्य परीक्षा में भी, प्रारंभिक परीक्षा में भी ठीक ठाक प्रश्न बनेंगे, इस बात से तैयार रहिएगा। ठीक है, तो आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव से सामान्य प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, सामान्य प्रश्न बनेंगे। भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता की बात करें, भारत की जब स्वतंत्रता, आप जैसे पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे, तो जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आप पढ़ रहे हैं तो उसमें बिहार के कौन कौन से लाल शामिल हुए थे, बिहार की कौन कौन सी विभूतियां शामिल हुई थी, उनसे संबंधित कुछ चीजें जरूर याद रखें। व्यक्तित्व हो गए, स्थान हो गया, किसी खास प्रकार का मूवमेंट हो गया, किसी खास प्रकार का आंदोलन हो गया, किसी खास प्रकार का जुलूस हो गया, किसी खास प्रकार की घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय घटित हुई थी, वह आपके इतिहास का प्रश्न बन जाएगा, भारतीय इतिहास संबंधित। ठीक है, अगला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका, वही चीज जो मैंने यहां आपको बता दिया, उसी चीज को यहां समझ लीजिए। ठीक है, कि राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा, बिहार के कौन कौन से व्यक्ति शामिल हुए, बिहार की कौन कौन सी विभूतियां शामिल हुई, उन सब के योगदान के बारे में आपसे प्रश्न बनेगा। जैसे बिहार का व्यक्तित्व एक चैप्टर है, कई सारी पुस्तकें हैं, हम उसको भी बताएंगे आपको। उन पुस्तकों को अगर आप पढ़ते हैं, गिनी चुनी पुस्तकें हैं, अगर आपके पास, हम आज के समय अगर बात करें तो अगर आप आज भी कुछ गिनी चुनी पुस्तकें हैं वो भी बता दिया जाएगा, अगर तैयार कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये हो गया। रीजनिंग आती है, बहुत सामान्य रीजनिंग, मैथ मैंने बताया ना बहुत सामान्य, 2-5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, उससे ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म जो हुआ, उसका जो उदय हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ, और भारत में क्या स्थिति थी, इस संदर्भ में भी आपसे पूछा जा सकता है। और राष्ट्रवादी नेता कौन थे, उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा उन राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा आप क्या देखेंगे, जैसे सामान्य तौर पे क्या होता है जब आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे वो आप मान के चले कि मतलब चाहे वो गर्म दल से संबंधित रहे हों, चाहे नरम दल से संबंधित रहे हों, उनमें ज्यादातर लोग अपनी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करते थे, वो संपादन का कार्य करते थे, लेखन का कार्य करते थे। उनकी पुस्तकें, उनकी रचनाएं, उनके अखबार, उनकी पत्र पत्रिकाओं से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयार रहें कि अगर उनकी कोई रचना है, कोई उनकी पत्र पत्रिका है, संपादकीय है, तो उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला आता है भूगोल, एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। ठीक है, तो भूगोल जब पढ़ें तो ये जरूर ध्यान दें कि आप एक तरफ भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, एक तरफ विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ बिहार के भूगोल पर भी नजर डालें। बिहार को गंगा जी 2 भागों में डिवाइड कर देती हैं, 2 बराबर भागों में बांट रही हैं, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार की जलवायु बिल्कुल अलग है दक्षिणी बिहार से, इसलिए जब भूगोल पढ़ें तो बिहार के जलवायु पर भी बड़ी बारीक नजर रखते हुए चलें, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छे, बिहार का भूगोल और इतिहास, वही चीज आगे बढ़ा दीजिए, बिहार का भूगोल और इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, ये वही चीज है जो पीछे एक्सप्लेन कर दिया। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी पढ़ने के दौरान ये ध्यान रखें
कि जो बिहार विधानसभा है हमारी विधान परिषद, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ये बहुत सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहां एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमें यह हो कि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो हम कौन से हिस्से पर ज्यादा फोकस करें कि कम समय में हम ज्यादा नंबर गेन कर लें, या कम समय में हम अच्छी तैयारी कर पाएं और प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाई हो जाए। तो जो मेरा व्यक्तिगत आपको सलाह होगा, और कई सारे अन्य व्यक्तिगत अन्य अनुभवी लोगों की जो अपने अपने अनुभव रहे हैं, उसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप विज्ञान पर थोड़ा बल दें, साथ ही साथ इतिहास पर अगर आप बल दें, ठीक है, विज्ञान और इतिहास और करंट अफेयर, यहां मैं लिख दे रहा हूं, आप यहां देखिए। एक तो आप विज्ञान पर बल दें, अभी आगे एनालिसिस भी दिखाऊंगा कहां से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विज्ञान, इतिहास, समसामयिक यानी कि जिसे आप करंट अफेयर कहते हैं, ठीक है, समसामयिक, विज्ञान, इतिहास, समसामयिक, बिहार विशेष, बिहार विशेष। ये अगर आपने 4 सेगमेंट पकड़ लिया, अगर आपने 4 हिस्सा कवर कर लिया, तो आप मान के चलें कि बीपीएससी का जो अभी तक ट्रेंड चला रहा है, आप 70 से 80% प्रश्न कवर कर लेंगे। ठीक है, 70 से 80%, क्योंकि करंट अफेयर में आपकी इकोनॉमी भी शामिल हो जाती है। जो डेटा होता है, चाहे वो बजट का हो, चाहे सर्वे का हो, बिहार और केंद्र दोनों का, तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो करंट का भी हिस्सा है और स्टैटिक का भी हिस्सा बन जाता है, तो वहां से भी प्रश्न आपके अर्थव्यवस्था के भी शामिल हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपको 70 to 80% क्वेश्चन आपके इन्हीं 4 हिस्से से कवर हो जाएंगे। आगे आप देखेंगे, एक ट्रेंड देखेंगे कि किस वर्ष आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उनको देखते हैं। देखिए, साइंस और टेक से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी कोई रॉकेट हुआ छोड़ा गया, मान लीजिए चंद्रयान संबंधित, मंगलयान संबंधित, या सूर्य से जो हमारी अभी ऑब्जर्वेटरी बनाई गई, सूर्य के निरीक्षण के लिए जो छोड़ा गया आदित्य L1, उसके बारे में वो सर। इतिहास के अंतर्गत उम्मीदवारों को आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब आप इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास में आर्थिक यानी कि जो आर्थिक स्वरूप था प्राचीन भारत का या मध्यकालीन भारत का या आधुनिक भारत का, वो कैसा था, इस पर थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता होगी। खासी राजनीतिक स्थिति के बारे में भी, राजनीतिक संरचना कैसी थी, किस प्रकार से राजनीतिक ढांचा बनाया गया था, साथ ही साथ सामाजिक पहलुओं पर, उस समय का सामाजिक रूप रंग कैसा था, इस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देते हुए चलना होगा। इतिहास और भूगोल दोनों विषयों में उम्मीदवारों को बिहार के इतिहास और बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो ये थोड़ी चेतावनियां थी, उनको भी ध्यान देते चले। भूगोल के अंतर्गत भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग सहित बिहार और भारत के सामाजिक और आर्थिक भूगोल पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरी तरह आउट है सिलेबस, पूरी तरह। अगर आपने जो यहां निर्देश दिए गए हैं, अगर इन निर्देशों का आपने समुचित पालन किया, तो यह मान के चलें कि आपके पास अभी बहुत समय है। अगर आज के डेट में आप बैठ रहे हैं परीक्षा देने, आज के डेट में आप बैठ रहे हैं कि हमें परीक्षा देनी है बिहार की, तो भी आप बड़े आसानी के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। बस इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति के तहत भारतीय राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, भारत और बिहार में योजना इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है, इन सब जगहों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जब इस तरह का एक फ्रेम आपके लिए डिजाइन कर दिया गया कि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी में प्रश्न आपके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जब आप किताबों में घुसेंगे तो आप भटकाव से बचेंगे। भटकाव नहीं आएगा तो कम समय में अच्छी तैयारी संभव है। चले देखिए, यह एक ट्रेंड रहा है। कैसा, आप देखिए, अगर हम बात करें कि 48वें से 52वें बीपीएससी तक, ठीक है, जो कि आपका 2008 में आयोजित की गई थी, तो किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, एक डाटा पे नजर डाल लेते हैं। यहां आप अगर देखें, इतिहास से 42 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 42 प्रश्न केवल इतिहास से पूछे गए हैं। इसमें तीनों इतिहास शामिल है, आपका प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तीनों इतिहास शामिल है। अगर भूगोल की बात करें तो 12 प्रश्न पूछे गए थे उस समय,
ठीक है। उसके बाद अगर हम राज्य व्यवस्था की बात करें तो 14 प्रश्न पूछे गए हैं राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से। अर्थव्यवस्था की बात करें इकोनॉमी से 18 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर सामान्य विज्ञान की बात करें तो मात्र 3 प्रश्न आया है उस साल, ठीक है। घबराइए मत, ऊपर डाटा आप देखते हैं चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा गणित की अगर बात करें तो 10 प्रश्न ऑन एवरेज, आप देख सकते हैं 10 प्रश्न ऑन एवरेज हर साल, यही बना हुआ है। मैंने बोला था 10-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार विशेष की बात करें तो आप देखिए 48वें में 20 प्रश्न पूछे गए हैं बिहार विशेष से। समसामयिक से बात करें, करंट अफेयर से, तो आप देख सकते हैं यहां की 31 प्रश्न पूछे गए हैं समसामयिक से। कुल मिला के 150 प्रश्न आपको कंप्लीट होंगे इस तरह से। उसके बाद एक ट्रेंड आप देखो, सीधे हम आ जाते हैं 69वें पे, ठीक है। आप देखिए तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप देखिए, कभी 36 पूछा गया, 34 पूछा गया, 36, 30, 25, 26, 24, 27, 30, 28। जो पिछला पेपर आपका 23 में हुआ उसमें 28 प्रश्न इतिहास से पूछे गए। उसके अलावा अगर हम बात करें भूगोल की, आप देख सकते हैं 12 के बाद 24 आया सीधे, 17, 18, 14, 12, 12, 15, 12, इस तरह प्रश्न पूछे गए हैं। पॉलिटी की बात करें 11, 4, 12, 13, 15, 10, 13, इस तरह प्रश्न पॉलिटी से बन रहा है। इकोनॉमी की बात करेंगे तो 18, और आप देखते जा रहे हैं कि ऑन एवरेज मान के चलिए 10 प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। इसमें भी करंट भी शामिल रहेगा। सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो देखिए उस समय तो 3 पूछा गया, लेकिन बाद में देखिए किस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। और आज के जो पिछली परीक्षा हुई आपकी एनवायरमेंट को भी अगर हम इसमें शामिल करते हैं तो आपके 30 प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि मैं एनवायरमेंट को भूगोल के साथ जोड़ना चाहूंगा, ठीक है, लेकिन यहां अगर आप देखो 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी संख्या है। 150 में 30 प्रश्न बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। उसके बाद गणित का देख सकते हैं, बिहार विशेष का आप देखिए 20 पूछे गए उस समय, लेकिन ऑन एवरेज अगर हम मान के चलें तो 15 प्रश्न करीब आपसे बिहार विशेष से 15-20 तो आने ही आने हैं, ठीक है। इसे आप बढ़ा ही माने कम न माने, ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद समसामयिक अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहां 30, और इसी तरह से 25, 30, 25, 30 इस तरह से बना हुआ चलेगा। ये भी मान के चलें कि यहां से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाने हैं। उसके बाद आप कुल 150 प्रश्नों का सामना करेंगे, ठीक है। आशा करता हूं ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं एनालिसिस जो है सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट से किस साल कैसे प्रश्न बने हुए हैं। अब आप देखिए अगर तो जो 69वीं बीपीएससी आपकी हुई 2023 में, 2023 में जो आयोजित की गई उसमें आर्ट एंड कल्चर से कितने प्रश्न पूछे गए कैसे, वो यहां देखिए। अब यहां अगर आप देखें तो देयर डे सेलिब्रेशन ऑफ द थंडीगुट्टू फेस्टिवल, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से मैंने बताया आपको कोई अगर त्योहार मनाया जा रहा है, कुछ खास त्योहार अगर है, चाहे वह आपके दक्षिण भारत में हो, चाहे आपके उत्तर भारत में हो, चाहे पूर्वी भारत में हो, चाहे पश्चिमी भारत में हो, वो विषय विशेष बन जाता है। खासकर बिहार सांस्कृतिक रूप से संपन्न प्रदेश है, इसलिए उन्होंने ना केवल प्रीलिम्स में मेंस में भी इसको स्थान दिया है। तो ये देखिए आप यहां से प्रश्न। उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री में अगर आप पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जरूर नजर डालें। क्या देखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सैंधव घाटी सभ्यता? उसमें आपको क्या देखना होगा? देखना होगा कौन सा स्थल कहां मिला हुआ है, उसकी खोज किसने की, खुदाई किसने की, कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कौन सी नदी के किनारे है और कौन सा आधुनिक प्रदेश है। ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा जा सकता है। उसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये आपका बिहार में कितने साइट हैं, पूरे भारत में कितने साइट हैं, कोई एंशिएंट साइट को शामिल किया जा रहा है इसमें, कौन सा मिडाइवल का है, कौन सा एंशिएंट का है, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। यूनेस्को की साइट से जितने भारत के संरक्षित स्थल हैं उनको अपडेट कर लीजिए, किसी बुक में मिल जाए उनको अपडेट कर लीजिए, लिस्टिंग बना लीजिए। हाल फिलहाल में जो शामिल हुए पिछले 2 साल में वो ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी एक सरसरी निगाह सब पर डाल के रखें, कौन से राज्य से संबंधित है ये जरूरी है। इंडियन आर्ट, इंडियन आर्ट में आपसे संगीत का भी हो सकता है, नृत्य का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंडियन आर्ट में इसमें सब कुछ शामिल हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अच्छा हाँ, इंडियन आर्ट में देखिए यहां एक चीज और पेंटिंग में भी ध्यान रखिएगा। जैसे बिहार में बहुत सारा क्या है, क्षेत्रीय पेंटिंग भी भारत में रही। जब मुगल साम्राज्य बिखर गया तो मुगल साम्राज्य के बिखरने के बाद जो इनके दरबारी चित्रकार थे, दरबारी साहित्यकार थे, वो कहां जाते, बेरोजगार हो गए। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया, क्षेत्रीय
जो है राजाओं के पास, सामंतों के पास या अपने क्षेत्र में चले गए। तो वहां पे जो डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो आर्ट का हुआ हो, चाहे वो डांस का हो, चाहे वो सॉन्ग जो है संगीत का हुआ हो, उनमें एक जो स्थानीय तत्व है उसका समावेश देखा जाता है। खासकर बिहार में मधुबनी पेंटिंग वगैरह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अन्य भी इस समय पेंटिंग्स ज्यादा जो है इस समय सिनारियों में देखी जा रही हैं और पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा मुगल पीरियड, एंशिएंट इंडिया के साथ साथ आप मुगल पीरियड पर भी ध्यान रखिएगा कि जो आपके 69 में पूछा गया मुगल पीरियड, इसे इग्नोर नहीं करना है। मुगल पीरियड के दौरान स्थापत्य कला का विकास क्या हुआ, साहित्य के क्षेत्र में कौन से विकास किए गए, कौन से स्थापत्य महत्वपूर्ण है, उनका निर्माण किसने कराया, उनमें कुछ खास विशेषताएं। जैसे आप अगर ध्यान देंगे तो ये शायद 2017 और 18 का प्रश्न था, पित्रा देवरा पूछा गया था। तो ये स्थापत्य की तकनीक होती है। इसके अलावा मान लीजिए कि पूछा जाए कि चार बाग शैली क्या होती है, इसके अलावा पूछा जा सकता है अष्टकोणीय मकबरा किसका है। तो इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये 69वीं में आया है। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई से प्रश्न आ गया, क्योंकि आप देखेंगे प्लासी और बक्सर दो लड़ाइयां महत्वपूर्ण होती, क्योंकि इसके बाद जो कंपनी कभी यहां व्यापार करने आई थी वह कंपनी यहां की प्रॉपर रूप से शासक बन गई और यहां पे शासन करना प्रारंभ किया। उसके अलावा चंपारण मूवमेंट से प्रश्न आया। चंपारण बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी का पहला पदार्पण होता है बिहार में और भारत में उनके द्वारा जो यज्ञ शुरू किया गया उस यज्ञ का पहली आहुति जो दी गई वो चंपारण में ही दी गई, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपने देखा 69 में किस तरह से प्रश्न बने हुए हैं आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, चले बढ़ते हैं अगला बिहार स्पेसिफिक से, यानी कि 69वीं में बिहार विशेष से कौन से प्रश्न पूछे गए। आप देखते हैं बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री, ठीक है, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है तो पॉल्यूशन फ्री, इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा सुजनी इन बिहार, उसके अलावा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार, बिहार का गौरव विक्रमशिला हुआ, अब उस समय नालंदा हुआ, ठीक है, उदंतपुरी बिहार हुआ, ये सब क्या है, ये बिहार के गौरव हैं, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिहार स्पेसिफिक में पूछा गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं बक्सर मूवमेंट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इससे भी प्रश्न पूछा गया। ये सब बिहार स्पेसिफिक है, यानी कि इस दौरान बिहार में कौन सी एक्टिविटी की गई, उस एक्टिविटी को किसने लीड किया, यानी कि किसने उसको नेतृत्व दिया, ये प्रश्न पूछा गया है। आते हैं पॉलिटी पे कि 69वें पॉलिटी से कैसे प्रश्न आए हैं। देखिए 42वां अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इंडिया का, उससे प्रश्न पूछा गया है। 5th शेड्यूल पूछा गया है, 15वीं अनुसूची, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से पूछा गया है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 360 ये प्रश्न पूछा गया है। आर्टिकल 360 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट मिशन, इससे प्रश्न पूछा गया। आर्टिकल 360 आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया भारत में, ठीक है, लेकिन इससे प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो यह संभावित है कि तीनों जो देखिए 352, 356, 360, 365, इनको आप पूरी तरह से तैयार रखें। यह तय होता है कि बिहार में इससे प्रश्न एकाक प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, चले अगला ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से क्या पूछा गया है ये देखते हैं। न्यूली एडेड न्यू क्रस्ट, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब आप ज्योग्राफी वाले सर आपको पढ़ाएंगे या आपने पढ़ा होगा कहीं तो आपने देखा होगा कि हम जो इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ होता है, जो पृथ्वी की संरचना होती है, उसको 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, हम उसको 3 भागों में बांटते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। अब इसी में न्यूली क्रस्ट की खोज की गई। अब कोई नया अगर डेवलपमेंट होता है, खासकर वो क्रस्ट के बारे में या साइंस के बारे में कोई ऐसी चीज होती है कि जो आगे हो सकता है कि मानव की दिशा दशा बदल दे, तो महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए पूछा गया। इसके अलावा पीसेज ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो भूपटल है, भूपृष्ठ है, उसके जो परत हैं, उसके लेयर्स जो हैं, उनके बारे में पूछ लिए। डीप सी समर्सिबल, अब डीप सी मिशन तमाम प्रकार के, जैसे इंसान ने क्या किया, अंतरिक्ष एक्सप्लोर कर रहे हैं, अलग अलग जो है ग्रह पे जा रहे हैं, अलग अलग आकाश गंगाएं खोजी जा रही हैं, अलग अलग प्रकार के ग्रह खोजे जा रहे हैं। उसी तरह समुद्र भी एक रहस्य बना हुआ है और इसलिए अगर कोई भी इस तरह का मिशन किया जाता है तो वह परीक्षा, वह न्यूज आयोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे अभी मत्स्य 6000 एक मिशन लॉन्च किया गया है, अब उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक डीप सी मिशन है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
आपके नीति निर्देशक तत्व होते हैं। नीति निर्देशक तत्व जरूरी क्यों है, ठीक है, संविधान में शामिल क्यों किया गया, और शामिल करने के बावजूद नॉन फोर्सेबल क्यों बनाया गया, यानी कि आप कोर्ट के द्वारा इसे लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप तैयार रखेंगे तो ना केवल प्रीलिम्स से बल्कि ना आपकी मुख्य परीक्षा में भी ये काम देने वाला है। ये पूछा गया है। हीट वेव, इससे प्रश्न पूछा गया है। लू चल जाती है, ठीक है, लेकिन लू एक लिमिट से जब ऊपर चली जाती है तो उसको हीट वेव कहा जाता है। इसका जो विभाजन किया गया है, मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग, इस तरह की इसको डिवाइड किया गया है। गैंगेटिक डॉल्फिन, जिसे सोइस के नाम से जाना जाता है, बिहार में पटना में अभयारण्य बनाया गया है। इनके संरक्षण की बात की जा रही है, ठीक है, इनके विलुप्ति के कगार पर हैं। रिवर गंडक, गंडक रिवर बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। गंडक, बूढ़ी गंडक, इनसे संबंधित जो नहरें निकली हैं, इन पर रिजर्वायर बनाए गए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए। त्रिवेणी कैनाल यानी कि त्रिवेणी नहर बिहार के लिए महत्वपूर्ण, उत्तरी बिहार के लिए। इसके अलावा लैटिट्यूड्स, जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है, ये ध्यान रखिएगा बिहार का। इसके अलावा प्लेटू पठार, तिब्बत बाउंड्रीज, इसके अलावा एल नीनो करंट फ्लो, ठीक है, एल नीनो ला नीना जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं बुरी तरह से, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसमें पूछा गया है पिछली बार, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है इन टॉपिक से। एक काम आप कर सकते हैं, एक मैप बनाइए बिहार का, अपने हाथ से मैप बनाइए, याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है बिहार का मैप बनाना। आप अपने हाथ से बनाइए और उसमें उसके मिट्टी, उसके जो है पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, इन सबको वहां पे आप इंडिकेट कर लीजिए, याद करने में आसानी होगी। अब देखते हैं एनालिसिस ऑफ 2023 ऑफ इकोनॉमी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ आरबीआई, जरूरी होता है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का, वो कितना है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश की विदेशी मुद्रा भंडार यह निर्धारित करती है कि यह देश इतने समय तक आयात करने में सक्षम है, ठीक है, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो रुपया में नहीं होता, ठीक है, कुछ देशों के साथ छोड़ दें, अपवाद है, वो व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन ज्यादातर डॉलर में ही व्यापार होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, मानव को एक संसाधन के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए, क्योंकि मानव स्वयं संसाधन है, लेकिन मानव संसाधन कैसे बनेगा? जब वह लिटरेट होगा, जब वह स्किल्ड होगा, तब जाके वो कन्वर्ट किसमें होगा? रिसोर्स में, तब वह संसाधन के रूप में बदल जाएगा। इसलिए क्या जरूरी होता है कि मानव को भी एक पूंजी के रूप में, एक संसाधन के रूप में कन्वर्ट किया जाए। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया, और जो भौगोलिकरण है, या कहा जाए तो जो भूमंडलीकरण है, वैश्विकरण है, एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, उसमें कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले भूमंडलीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, पूरे विश्व के गांव की संकल्पना, ठीक है, पूरे विश्व को तो हम तो अतीत से कहते चले आ रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार है, लेकिन इन्होंने आज समझा 1991 में जो हमारे यहां सुधार किया गया, एलपीजी लाया गया, उसके बाद क्या किया गया, ग्लोबलाइजेशन में भारत शामिल हुआ और भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़े, क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक, दोनों की एक आपको ठीक ठाक समझ होनी चाहिए। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है, और इकोनॉमी सर्वे 2023। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जैसे जब भारत सरकार या बिहार सरकार खर्च करती है तो दो तरह के, एक तो प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, व्यय होते हैं, और एक आपके नॉन प्लान व्यय होते हैं, ठीक है, यानी कि जो योजनाबद्ध नहीं होते। तो आपको देखना पड़ेगा, जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा कि कौन से व्यय ऐसे होते हैं जो योजनाबद्ध होते हैं और कौन से होते हैं जो योजनाबद्ध नहीं होते। इस पर थोड़ी सी आपको नजर रखनी पड़ेगी। स्टैगफ्लेशन, जैसे इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के कई रूप होते हैं, ठीक है, तो इन्फ्लेशन के कई रूप होते हैं, तो अगर वही स्टैगफ्लेशन आ जाए यानी कि स्थिरता बिल्कुल आ जाए, तो इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी के रन करने के लिए, इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। अगर इन्फ्लेशन भी नहीं रहेगा, एक स्थिरता आ जाए, तो वह उस परिस्थिति में इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, उस समय रोजगार सृजित नहीं होगा, उस समय सरकार के पास पूंजी आना बंद हो जाएगी, ग्रोथ रुक सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखेगा, जरूरी है। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो शिशु मृत्यु दर है, जब किसी भी देश में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा तो वहां पे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम हो जाएगी। जब ये कम होंगे तो जनसंख्या वृद्धि होगी, उसके साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि दर के साथ साथ कार्यशील क्षमता, कार्यशील वर्ग का विकास होगा। कार्यशील वर्ग जब बढ़ेगा तो उस देश में युवा वर्ग बढ़ेगा, तो उस देश के विकास में
उनको अगर स्किल्ड किया जाएगा तो ईंधन का काम करेंगे, एक संसाधन के तौर पर सामने निकलकर आएंगे। जैसे भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, लेकिन अगर इस जनसंख्या को स्किल्ड न किया गया, अगर इसे शिक्षित नहीं किया गया, तो यह भारत के लिए अवसर नहीं आपदा बन जाएगी। ठीक है, तो आपदा को अवसर में कन्वर्ट करना और इस प्रकार की नीतियां बनाना, यही तो आपको जाके सुझाव देना है कल सरकार को। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस लेवल के। उसके बाद आपका आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स का कहां से पूछा गया है, देख से एक अंदाजा लग जाएगा। जैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट, उस समय मैनहट्टन प्रोजेक्ट चर्चा में था, क्या था। साथ ही साथ चैट जीपीटी फुल फॉर्म, चैट जीपीटी क्या था, आप सब में से ज्यादातर लोग परिचित हो चुके होंगे कि आप बहुत सारे काम होते हैं उसे दे दीजिए आप शॉर्ट में, वो पूरी डिटेल बना के दे देता है। ठीक है, वो उसके अलावा शिप वेक टूरिज्म, G20 मेंबर्स, हेड ऑफ रसिया और वैगनर मर्केंडरी ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप था जो कि पुतिन के खिलाफ चला गया। ठीक है, उसके बाद पुतिन ने सफाया करवा दिया, आप सब जानते होंगे इनके बारे में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं समय समय पे। ठीक है, उन रिपोर्ट्स पे नजर रखिएगा, भारत की रैंकिंग क्या है, पड़ोसी देशों की रैंकिंग क्या है, सार्क देशों की रैंकिंग क्या है, ब्रिक्स देशों की रैंकिंग क्या है, उसमें कितना अंक हासिल हुआ, किस आधार पे अंक दिया गया है, ये कुछ बारीक चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, थीम ऑफ डेल एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात, व्हाइट हाउस नेट मीटरिंग, फॉर्मर प्रेसिडेंट पीयूष से, मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, वल्चर कंजर्वेशन, एशियन जियांट टोटोरिस, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। आप अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक रियलाइज किया या जो अनुभवी व्यक्तियों का कहना है कि अगर आप मान के चलें कि एक साल का, ठीक है, मतलब आप मान के चलें कि 8 से 10 महीनों, 8 से 10 महीनों का अगर करंट अफेयर्स लेके चलते हैं तो आप पूरा इसे कवर कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। ठीक है, जनरल साइंस से कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं आप देखिए। 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, टेक है, साइंस और टेक, टेक से कभी कभी प्रश्न बनते हैं, वही जो मैंने बताया, जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हो वहीं से ज्यादातर प्रश्न बनेंगे। स्पेस मिशन, क्लॉथ, मैच ऑफ द फॉलोइंग वगैरह के लिए दिया गया था। इसके अलावा जो है टर्निसिस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसके अलावा टेस्ट ऑफ टंग, मेडिकल डिसऑर्डर, पल्सर्स और डायमंड सीड्स, फाइबर फॉर बुलेट प्रूफ जैकेट, फुल फॉर्म ऑफ HMX, टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट, यानी कि टेस्ला ने इस फील्ड में काफी ग्रोथ कर ली है, तो जो चर्चा में है वो आएंगे। उसके अलावा कॉन्केव मिरर, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोल्यूट अमाउंट, कोविड वैक्सीन, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, DNA डबल हेलिक्स, ठीक है, स्ट्रक्चर, टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेज, वेक्टर डी, AC करंट, करंट डेंसिटी, मेडिकल केमिस्ट्री, रिएक्शन रेट, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स, एक्सपेंड फ्रॉम द टर्म ऑफ mRNA, मैच द फॉलोइंग। इतने प्रकार के साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं 2023 में। एक आपको अनुमान लगेगा, ठीक है, एक आपको अनुमान लग सकता है कि हाँ इतने टॉपिक से अगर प्रश्न आएंगे तो आगे भी इसी से लगभग मिलता जुलता प्रश्न पूछा जाएगा। और जो एक अलग से हम वीडियो लाएंगे इस पर, जिसमें कि हम आपको कुछ पुस्तकें बताएंगे कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक भी बताने का प्रयास करेंगे। एप्टीट्यूड रीजनिंग का ये रहा, आपसे देख से। इसके अलावा चले अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा की तरफ। आशा करता हूं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आपको थोड़ी सी समझ बन चुकी होगी। ठीक है, चलो, प्री चरण को पास करने वाले उम्मीदवार मेंस परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे, हर राज्य की तरह, जैसे हर राज्य में है। ठीक है, अब मेंस परीक्षा में जितनी रिक्तियां होती हैं, रिक्त भर्ती की जितनी सीटें होती हैं, लगभग 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाता है। अन्य राज्यों में कहीं कहीं 20, कहीं कहीं 19 गुना, कहीं कहीं 20 गुना, कहीं कहीं 30 गुना, इस तरह बुलाया जाता है, लेकिन यहां 10 गुना बुलाया जाएगा। इसके अलावा सामान्य अध्ययन के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। आप अगर अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं, अंग्रेजी में आप सहज हैं तो अंग्रेजी में दीजिए, हिंदी में सहज हैं तो हिंदी में दीजिए। हिंदी विषय एक क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, और इसको बस पास करना होगा, यानी कि आपको केवल 33 अंक लाने हैं। ठीक है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिंदी विषय में 100 अंक में से कम 30 अंक लाने अनिवार्य हैं।
अगर 30 अंक आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर आप इस 30 अंक को लाने में भी असफल रहते हैं तो आप आगे के प्रश्न पत्रों में भले ही कलम तोड़ लिखाई किए हैं, वो किसी भी प्रकार से आपके काम का नहीं रह गया, यानी कि आप यहीं से असफल मान लिए जाएंगे। ठीक है, आपके वो पेपर चेक ही नहीं होंगे। ठीक है, फाइनल मेरिट में हिंदी विषय के नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा। अब आप ये मत सोचिए कि 100 में से 30 की बात कर रहे हैं हम, तो 100 में से 70 ला देंगे। ठीक है, अरे 70 ला भी देंगे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है उसका, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, 30 से कम ना हो ये टेंशन लेना है, केवल उतना। फाइनल मेरिट मेंस के केवल 3 विषयों के आधार पर बनाई जाएगी। जब आप फाइनल मेंस की जो मेरिट तैयार होगी, केवल आपके 2 सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र और एक निबंध, केवल 3 प्रश्न पत्रों पर तय होगा। बाकी 2 केवल यूं ही डाल दिए गए हैं, एक आपका ऑप्शनल और एक वैकल्पिक हिंदी, क्या बोलते हैं, ये एक सामान्य हिंदी, अनिवार्य हिंदी। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। मेंस के पेपर की बात करेंगे। सामान्य हिंदी अनिवार्य रूप से पास होना, क्वालिफाइंग 100 अंक का होगा, 100 अंक का। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 300 अंकों का यह पेपर आपके सामने आएगा। इसके अलावा सामान्य अध्ययन यह भी 300 अंकों का आपके सामने आएगा। इसके अलावा निबंध 300 अंकों का आएगा। और जो ये आपके पहले और अंतिम ये प्रश्न पत्र हैं, ये केवल वैकल्पिक, ये केवल क्वालिफाइंग होने वाले हैं। यानी कि जो आपको फाइट करना है 900 अंकों के लिए करना है, 900 अंकों के आधार पर मेरिट तय होगी। अब इस 900 अंक में से अगर आप मान के चलें कि 450 मान के चलें, एक एवरेज मान के चलें 450, इतना अंक अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई मान लिए जाएंगे। मतलब लगभग 45-50% का यही चलता है रेशियो हर एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको स्वरूप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मुख्य परीक्षा के बारे में बात करते हैं। और मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें यहां, तो आप देख रहे हैं कि अनिवार्य जो पेपर होगा वो आपका 100 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ठीक है, 100 नंबर का ये होने वाला है। ठीक है, वही आपको पेपर जो अनिवार्य है, मतलब क्वालिफाइंग करना है। सामान्य अध्ययन की बात करें, पेपर एन 300 मार्क्स इसमें आने वाले हैं आपके, यानी कि 300 अधिकतम अंक निर्धारित किए गए हैं। 3 घंटे का समय दिया जाएगा कि 3 घंटे में आपको इस पेपर को क्वालिफाई, 3 घंटे में इस पेपर को हल करना है। सामान्य अध्ययन 2 की बात करें अगर, 300 अंकों का यह भी है, इसके लिए भी पहले की तरह 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। निबंध की बात करें, 300 अंकों का 3 घंटे इसके लिए भी निर्धारित किए गए हैं। वैकल्पिक प्रश्न जिसमें आपके केवल 100 मार्क्स का है, इसके लिए 2 घंटा निर्धारित किया गया है। 2 घंटा भी बहुत है, बड़े आसानी के साथ आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, निबंध की बात करें, सामान्य हिंदी की बात करें पहले। सामान्य हिंदी मेंस में हिंदी विषय अनिवार्य है। यदि आप प्री पास कर चुके हैं और मेरिट में बने रहना चाहते हैं तो हिंदी विषय में आपको पास होना होगा। हिंदी में पास होने के लिए 100 में से 30 नंबर लाने होते हैं। इसमें 30 अंक निबंध के लिए दिया गया है। एक निबंध यहां भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग वाला है। व्याकरण के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। वाक्य विन्यास के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। 15 अंक संक्षेपण के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, यानी कि कोई आपको बड़ा सा पैराग्राफ दिया रहेगा और उसको आपको 1/3 में लिखना होगा, कम शब्दों में, दोहराव नहीं होना चाहिए लाइन का, शब्दों का, और प्रयास करना है कि मूल भाव भी नष्ट न होने पाए। तो ये हिंदी का आपका स्वरूप है। उसके बाद देखते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का, जो कि 300 अंकों का होने वाला है। इसमें आपको जो प्रश्न मिलेंगे जिस विषय से, तो अगर देखें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं और सांख्यिकी विश्लेषण, ये आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ भारत का आधुनिक इतिहास, बिहार में संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन। पहले बात ध्यान रखिए, भारत का आधुनिक इतिहास, आपको इतिहास पर ज्यादा बल देना है। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में जो आधुनिक इतिहास है उस पर ही फोकस करना है, ना तो एंशिएंट में जाना है आपको। ठीक है, ना तो आपको मिडाइवल में जाना है। ठीक है, और जब आप आधुनिक भारत का पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता इतनी होनी चाहिए कि इस पर जो प्रश्न पूछे जाने हैं, जो प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उन प्रश्नों की डिमांड को फुलफिल करें और प्रश्न लिखने का, जो उत्तर लिखने का आपका तरीका है, जो शैली है, वह एग्जामिनर को पसंद आना चाहिए। उसके बाद देखिए कमाल आप,
ठीक है। बिरसा आंदोलन, बिहार में संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय संस्कृति, इतने टॉपिक आपको हिस्ट्री में कवर करने हैं। ठीक है। बिहार के संदर्भ में देश का इतिहास, बिहार के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, पश्चिमी और तकनीकी शिक्षा का परिचय और विस्तार, पश्चिमी और तकनीकी शिक्षा दोनों को मिलाते हुए। ठीक है। यानी कि पश्चिमी की जो शिक्षा है, तकनीकी है, वह हमारे देश के साथ किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित कर पा रही है या नहीं, या फिर उस शिक्षा के द्वारा हमारा विकास हुआ है या नहीं, इस सब की तुलनात्मक अध्ययन तैयार रखें। इनको आपको इनके विषय में डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि मैं डिटेल बार बार बोलूंगा, क्योंकि प्रीलिम से नहीं है, ये मेंस है। यहां आपको कलम चला के और तगड़ी लिखावट करनी पड़ती है। बिहार का प्रीलिम्स भी कभी ऐसे ही होता था, 5 ऑप्शन आ गए थे एक समय, अब तो हटा दिए, 4 ही देंगे। और मेंस भी इनका बड़ा तगड़ा होता है। आप प्रश्न देखकर मत घबराइएगा, लंबे लंबे प्रश्न मिलेंगे। अभी दिखाऊंगा आपको, पीडीएफ भी दिखाऊंगा कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। बस आपको समझने की आवश्यकता है कि इन्होंने पूछा क्या है। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, ग्राफ और आरेख इत्यादि, ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। ये प्रश्न पत्र 1 की बात कर रहे हैं जो पूछे जाने हैं। इसके अलावा मौर्य और पाल कला की मुख्य विशेषताएं, मौर्य और पाल कला इस समय आप देखें तो बिहार का अगर देखें तो जो उत्कर्ष था, जो बिहार का स्थापत्य कला के क्षेत्र में चरम था, वो हमें मौर्यों के काल में और पालों के काल में ही देखने को मिलता है। इसलिए इस समय की जो कला है, उसकी कुछ विशेषताओं को, उसके समय की कुछ खास खास बातें हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा देश की आजादी में गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, नेहरू जी, इनकी मुख्य भूमिका क्या, इनकी भूमिका रही, इन्होंने किस प्रकार से भारतीय आंदोलन में अपना योगदान दिया, इस पर भी आपको एक नजर डाल के चलनी पड़ेगी और उसके बारे में एक अच्छी समझ बनाकर चलनी पड़ेगी। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रीलिम्स में बार बार बोला था ठीक ठाक समझ, काम चल सकता है, लेकिन मेंस में बार बार बोल रहा हूं अच्छी समझ, उसमें ठीक ठाक से काम नहीं चलेगा। 2 की बात करते हैं, प्रश्न पत्र 2 की, जो कि आपके लिए निर्धारक होगा, मेरिट निर्धारक साबित होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने प्रीलिम्स में बताया था, इसमें आपको लिखना है, उसमें टिक मारना था बस। इसमें यहां आपको कलम चला के लिखना है। और जब आप मुख्य परीक्षा करते हैं, हमारे यहाँ उत्तर लेखन अभ्यास भी कराया जाता है, आप कोई भी अगर उत्तर लेखन अभ्यास कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको यह फायदा मिलता है कि आपकी शैली आपके परीक्षा आने तक काफी सुधार हो जाता है उसमें। और जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आप हेजिटेट नहीं होते, आप वहां पे अपने आप को असहज महसूस नहीं करते, क्योंकि जितने प्रश्न ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अगर हल करते हैं तो आपके चयन की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। कुल मिला के जो जितना लिखेगा, जितना ज्ञान उड़ेल देगा, उतना अच्छा नंबर पाएगा, उतनी अच्छी रैंक आएगी। ठीक है। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहां पर आपका अच्छा खासा स्वरूप देखने को मिलेगा। तो अब इसमें भारत के विकास में उन्होंने क्या योगदान दिया, हरित क्रांति से लेकर आज की स्पेस टेक्नोलॉजी तक हर चीज का भारत के विकास में क्या योगदान हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी कैसे इन्वेंट हो रही हैं और उनका कैसे भारत में इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है, क्या चुनौतियां आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों को लेकर चले, क्योंकि ये न केवल आपके सेकंड पेपर से बल्कि ऐसे से भी रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह की चीजें तैयार करते हैं। भारतीय राजनीति, बिहार समेत भारत में राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर प्रश्न, ध्यान रखिए चीज। ठीक है, भारतीय राजनीति, बिहार समेत भारत में राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, अब जो पॉलिटिक्स सब्जेक्ट होता है वो बहुआयामी होता है, उसमें ऐसी तमाम प्रकार के टूल्स होते हैं परीक्षक के पास कि वो जो परीक्षार्थी होते हैं उनको फंसा सकते हैं। इसलिए जब आप पॉलिटी पढ़ें तो इतना डेप्थ में जाकर संघवाद क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था कैसी होती है, कैबिनेट का स्वरूप कैसा होता है, छाया कैबिनेट क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट की क्या व्यवस्था है, न्याय प्रणाली के पीछे का दर्शन क्या है हमारे यहाँ, उसके मूल उद्देश्य क्या है, इसके अलावा संविधानवाद क्या है, गणतंत्रवाद क्या है, लोकतंत्र क्या है, समाजवाद क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप आसानी के साथ यहां पर उत्तर इनका दे पाएंगे। भारत और बिहार के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक आधार के प्रश्न। अब बिहार के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं और किसी क्षेत्र के अगर सामाजिक
आर्थिक और भौतिक जो वहां की विशेषताएं हैं या जो वहां कमियां हैं, अगर उनकी आपको जानकारी नहीं है तो आप कैसे उनके लिए नीति निर्माण कर सकते हैं या कैसे आप उनके साथ तालमेल बैठा पाएंगे। इसलिए यह पेपर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चले अगले प्रश्न पत्र पे बढ़े। अगला है आपका यहां ए से निबंध। अब यहां क्या है, देखिए निबंध एक ऐसा विषय होता है कि इस संदर्भ में आपका अभ्यास और कुछ तकनीक काम देती है। कुछ ऐसी तकनीक होती हैं जिनके माध्यम से आप एक शानदार निबंध लिख सकते हैं। अब देखिए आपका जीएस पेपर 1 और 2, पेपर 1 और 2 में ऑन एवरेज 600 में से मान के चलें अगर हम 600 अंक है, इन 600 में से विद्यार्थी बहुत ज्यादा हासिल करेंगे तो 300, ठीक है 300, चलिए हम कह दें 350, इतना हासिल करें, मैक्सिमम बता रहा हूं, अगर हासिल कर ले तो बड़ी बात है, मैक्सिमम। लेकिन ऐसे का एक ऐसा चीज होता है कि अगर आपके भाषा पर पकड़ है और आप हर विषय के कई सारे आयाम खोल सकते हैं, कई सारे आयाम को जोड़ सकते हैं, साथ ही साथ किसी विषय की आपको गहरी समझ है और आपको शब्द विन्यास करने में, आपको निबंध की जो संरचना, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर उसके विषय में आपको अच्छी जानकारी है तो आप इस पेपर में औरों से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और 300 में से, मैं कह रहा हूं 300 में से आप बहुत आसानी के साथ 150 या 190 तक या 210 तक ला सकते हैं। मैं मैक्सिमम 210 लेके चल रहा हूं, ठीक है, लाए हैं लोग, ठीक है, 210 तक हासिल कर सकते हैं, आप सोचिए। और अगर मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी ने 300 हासिल किया इधर, ठीक है, और इधर उसने 100 हासिल किया, 150 हासिल कर लिया, ठीक है, 100 या 150, और आप 210 पे हैं, आप सोचिए कितना आपको अंतर देखने को मिल रहा है। और ये फ्री का नंबर है, ठीक है, ये फ्री का नंबर है। हमारे यहाँ इस संदर्भ में विशेष कोर्स चलाए जाएंगे और निबंध आपको अच्छी तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, साथ ही साथ जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, और उसके बाद आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और एक शानदार निबंध लेखन का प्रोग्राम भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप पारंगत हो सकते हैं कि निरंतर अभ्यास से। इसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस केवल आपको एक डेडिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं वैकल्पिक विषय के ऊपर। ये जो आपको एक लिस्ट दी गई है, इन्हीं में से कोई एक विषय आपको चुनना पड़ेगा। वैकल्पिक विषय सिलेबस हिंदी भाषा और साहित्य, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा साहित्य, बांग्ला भाषा। आप अगर बिहार लोक सेवा आयोग की साइट पे जाएंगे वहां पे भी ये चीजें मिलेंगी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे पूरा आपको विषय दिया गया, इन्हीं में से कोई एक विषय आपको लेना होगा मुख्य परीक्षा के लिए। चले अब सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 की अगर बात करें, देखिए उसका प्रारूप क्या होता है, कैसे प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा ये भी देखते चलें, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि अरे एक बार प्रश्न देख लेते तो थोड़ा सा अच्छा होता, ठीक है। तो चलिए प्रश्न ही आ गया आपके सामने। अब देखिए किस तरह के, चलिए इसे ज्यादा बड़ा कर दूंगा तो फट जाएगा यहाँ पे पिक्सल, ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। यहां देखिए, आप देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858, 8 अंकों का प्रश्न है, 8 अंकों का प्रश्न है। अब इसमें क्या है, आपकी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब हम भारत शासन अधिनियम 1858 लिख रहे हैं तो इस समय से भारत पर क्राउन, ताज का शासन शुरू हो गया। अब ताज का शासन क्यों आया, कारण क्या थे, और क्यों मजबूर होकर क्राउन को अपने हाथ में शासन लेना पड़ा, और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए जिससे भारतीय संतुष्ट हो गए, भारतीयों को लगा नहीं ठीक है अब न्यायप्रिय शासन यहां पे चलेगा। ये सारी चीजें, बिरसा मुंडा आंदोलन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ये भी 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इस पे भी संक्षिप्त टिप्पणियां करना है। उसके अलावा नील विद्रोह, तिनकठिया पद्धति जिसे कहा जाता है, इसके पीछे कारण क्या थे, इस आंदोलन में किसका किसका योगदान रहा, इसका प्रभाव क्या पड़ा, परिणाम क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए, ठीक ठाक। पटना कलम चित्रकला, कलम चित्रकारी क्या है, कल बताए थे ना, आर्ट पेंटिंग्स, ये जरूरी है। प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास 7 नंबर का है, जो बौद्ध धर्म के लिए गुफाएं बना के दान दी गई। अब इस दौरान कौन कौन सी गुफाएं बनी, किसने बनवाई, किसको दान दिया, ये चीजें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए, ठीक है। इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी, ठीक है। ध्यान रखिए क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारक, यानी कि
जो इसके पीछे जो उद्दीपन थे उनके विषय में यहां पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि वे कौन से फैक्टर थे, ठीक है, वे कौन से फैक्टर थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उदय होने में मददगार साबित हुए हैं। अब जब तक आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, और जब तक आप प्रश्न को नहीं समझे अच्छे से तब तक आप इसकी फ्रेमिंग नहीं कर सकते, और जब तक फ्रेमिंग अच्छी नहीं होगी तब तक आप अपनी बात को व्यवस्थित ढंग से उत्तर को सजा नहीं सकते हैं। एग्जामिनर कंफ्यूज रहेगा, अच्छा नंबर नहीं देगा। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दिया और इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस तरह आगे बढ़ाया। अथवा अगर ये आपको नहीं आ रहा है प्रश्न तो आपके पास एक और विकल्प है, ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए। किस तरह से विकास हुआ उसकी चर्चा कीजिए, इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब इनको आप हल्का फुल्का जानकारी रख के तो हल नहीं कर सकते ना, है ना, तो आपको ठीक ठाक पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ के इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। अगला क्या है देखिए, खंड 2 आ जाएगा, संक्षिप्त टिप्पणियों में आ रहा है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड्स जंबूरी का आयोजन कहां किया गया, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। संघ राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति और सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16 के शासनादेश का उल्लेख कीजिए। देख रहे हैं, घबराइएगा मत, जब आप इस प्रकार से पढ़ना शुरू करते हैं तो बड़े आसानी के साथ इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। अभी तो आपने शुरुआत नहीं, अभी तो प्रीलिम्स है आपका, ये मेंस है। ठीक है, बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए। कभी कभी हिंदी कम समझ में आए तो अंग्रेजी का सहारा लीजिएगा। ठीक है, हिंदी जैसे संघ लोक सेवा आयोग डाल देता है वैसे ये भी करते हैं तो मदद मिल जाएगी। बिहार में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्या, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा इस समय पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो कोयला वगैरह है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये ना तो मानव अस्तित्व के लिए ना पृथ्वी के लिए अनुकूल नहीं है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। ये पुछिल्ले शब्दों को भी बताएंगे कि ये पुछिल्ले शब्द समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि तुम कुछ भी पूछो, जो हमें पता है हम वही लिखेंगे। अब ऐसे में नंबर नहीं मिलता, जो पूछ रहा है वही लिखिए। विश्लेषण करना, आलोचनात्मक विश्लेषण, ठीक है, समीक्षा, टिप्पणी, अंतर होता है, समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है। अब प्रश्न क्या है, ये मसौदा नियम क्या है, लेकिन डरा दिया इतना बड़ा भौकाल बना के। ठीक है, आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावना की कल्पना करते हैं। प्रभाव पूछा है लेकिन लंबी लाइन दे दिया। क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा, क्या इतना प्रभावी होगा? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। ठीक है, लॉजिकल बातें करिएगा, घुमा फिरा के कहानी मत बताइए कि ऐसा होगा, देश का विकास होगा, राष्ट्र से जुड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तर्क दीजिए, पॉइंट वाइज दीजिए, पॉइंट बना दीजिए, ये पॉइंट है, ऐसे से होगा, ऐसे से होगा, आंसर अच्छा जाएगा। ठीक है, चले अगला। क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को अपनी स्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के लिए विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अपना उत्तर ठोस तर्कों के साथ दीजिए। अब यहां कुछ चीजें हैं जैसे दक्षिण विश्व, ठीक है, विकासशील दुनिया, ठीक है, उसके अलावा भारत की अपनी महत्वाकांक्षा। आपको पता होनी चाहिए ना कि हमारे देश की महत्वाकांक्षा क्या है, ये दक्षिण की दुनिया क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा जब हम सतत विकास की बात करते हैं तो कौन से वे तत्व होते हैं जो सतत विकास में शामिल किए जाते हैं? क्या केवल शिक्षा प्राप्त करना सतत विकास कहलाएगा? हर व्यक्ति तक बैंक पहुंचना क्या सतत विकास कहलाएगा? क्या हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य पहुंचना सतत विकास कहलाएगा? हमें उन मानदंडों को पता होना चाहिए, तब जाके हम इसकी फ्रेमिंग अच्छी कर पाएंगे और उस फ्रेमिंग में हम अपने तथ्यों को गढ़ सकते हैं, कस सकते हैं, तब हमारा अच्छा उत्तर तैयार होगा। ठीक है, या अगर ये नहीं कर रहे हैं आप, सीरिया तुर्की भूकंप आपदा सहायता में राष्ट्र संघ की पहुंच और संसाधन प्रबंधन भूमिका की मूल्यांकन कीजिए। अंतरराष्ट्रीय खबरों पर भी नजर रखिए और उनका तार्किक विश्लेषण। ये आज की तरह खबरों का नहीं,
मार दिया रॉकेट, गिरा दिया बिल्डिंग, इससे नहीं होता है। आपको एक प्रशासक के रूप में सोचना पड़ेगा चीजों को। चले अगला आता है खंड 3। इसमें जो आपके डाटा वगैरह आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का और डीआई का होता है। आपको इस तरह से जो है कुछ संख्या दे दी जाती है, कुछ जो है नंबर्स दिए जाते हैं, इनके आधार पर निर्धारित प्रश्न होते हैं जो आपको इसी पर आधारित जो प्रश्न है इसी पर आधारित उत्तर देना है। जैसे आपके परीक्षित पूछे जाते हैं, ठीक है, इसी पर आधारित सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं, आप घबराना नहीं है, आसानी के साथ कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत के साथ, ठीक है। उसके अलावा प्रश्न पत्र 2 की बात करें, अगला एक का ही यहां भी दिया गया है अभी, ठीक है। एक में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए, ठीक है। इसी तरह प्रश्न बनेंगे। 1857 से 47 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार क्रम को अनुरेखित कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि ये ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, सॉरी यहां, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या बताना है, जैसे जब भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया जा रहा था, जब नीति बनाई जा रही थी यहां पर, तो 2 धड़ों में बट गए। कुछ जो थे पश्चिमी शिक्षा के समर्थक हो गए, कुछ पश्चिमी शिक्षा के विरोधी हो गए। अब दोनों के नजरिया को समझना पड़ेगा, दोनों के दृष्टिकोण को समझना पड़ेगा, तब जाके इसका हम उत्तर दे सकते हैं। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ध्यान रखिए, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक, एक तो नायक है राष्ट्रीय और प्रतिष्ठित भी है। तो अब कह रहे हैं कि गांधी जी के उदय के लिए, ठीक है, उदय के लिए उत्तरदायी कारकों, यानी कि एक जब नेता पैदा होता है, चाहे वो नेपोलियन रहा हो, चाहे वह गैरिबाल्डी रहा हो, चाहे वह गांधी जी रहे हों, कोई भी व्यक्ति रहा हो, वह अपने समय की उपज होता है। कभी कभी हालात ऐसे पैदा होते हैं कि किसी एक व्यक्ति को खड़े कर दीजिए तो वे हालात उस व्यक्ति को हीरा बना देते हैं, हालात परिस्थितियां उस व्यक्ति को योग्य बना देती हैं। नेपोलियन जैसा मूर्ख व्यक्ति, अगर उसके कहानी के बारे में आप लोग जानते होंगे, जब उसे एक विद्रोह शांत करने के लिए भेजा गया, जाके गोलियां चलवा दिया, मरवा दिया लोगों को, विद्रोह शांत हो गया। दुनिया के किसी किताब में, दुनिया के किसी सिद्धांत में इस प्रकार के शासन को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन नेपोलियन महान था। तो यहां पर हमें तर्क देना पड़े। आयोग क्या कह रहा है? आयोग कह रहा है कि ठीक है, तुम तर्क दो, अगर तुम कह रहे हो कि महान है तो तर्क दो, और अगर इनको परिस्थितियों ने बनाया, अगर इनके उदय के कुछ कारण थे, तो उन कारणों में आपका क्या विचार है, आप अपने विचार दीजिए। पूरी तरह से तार्किक ढंग से आपको चीजें समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा किताबों को, और तब जाके केवल रट्टा मारने से आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। चले अगला, अच्छा हाँ, यहां भी देखिए, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। अब इसमें क्या था, दरबारी कला भी थी, कुछ स्वतंत्र कला थी। दरबारी और स्वतंत्र दोनों को पढ़ना पड़ेगा। उसमें स्थापत्य और कला दोनों को आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उस समय के जो पिलर्स थे, उन पिलर्स की डिजाइन उन्हें ईरान से लिया गया, ईरान के शासकों से सीखा। हालांकि वहां मोनोलिथिक नहीं थे, यहां मोनोलिथिक थे, एकाश्म पत्थर थे। उन पर जानवरों की आकृति का होना, जानवरों के पीछे का दर्शन, वो जो भारत सरकार ने अपनाया है, पीठ से ताए हुए 4 शेर, उनके जबड़े, उनकी आंखें, उनकी मुद्रा क्या बताती है, घोड़े की मुद्रा क्या बताती है, इसके पीछे का दर्शन डिटेल में देखना पड़ेगा। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। 3 दिए गए हैं, संथाल चंपारण और रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। कोई टिप्पणी किसी पे कर देना है 2 पर, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। क्वाड, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नए नए संगठन बन रहे हैं, पुराने संगठन इररिलेवेंट हो रहे हैं, अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं। आज आसियान की चर्चा नहीं होती, सार्क की चर्चा नहीं होती, आज ब्रिक्स की चर्चा होती है। ब्रिक्स भी साइड हो रहा है, आज एससीओ की चर्चा होती है। एससीओ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वाड बनने जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन देश किसका मित्र है, कौन देश किसका शत्रु है, यह तय करना बहुत जटिल होता है। इसलिए कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई ना तो किसी का शत्रु होता है, ना किसी का कोई मित्र होता है परमानेंट। हो सकता है हमारे रूस के अच्छे संबंध है, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि पाकिस्तान को हथियार ना बेचे। रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन रूस का चीन के साथ भी अच्छे संबंध है।
तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रति एक आपको तार्किक दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा, एक आपको ऐसा नजरिया विकसित करना पड़ेगा जिसके द्वारा आप आयोग के उम्मीदों पर खरा उतर सकें, इनके मानदंडों को आप फुलफिल कर पाए। ये आपसे उम्मीद करते हैं ऐसा। ठीक है, चले अगला प्रश्न, अगला पेपर देखिए। अग्निपथ विकास और विनाश की ओर पथ। तमाम प्रकार उस समय की योजनाएं चल जाती हैं साल डेढ़ साल के अंतर्गत, उन योजनाओं का आपको ठीक ठाक विश्लेषण करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक ठाक उनका विश्लेषण करना पड़ेगा। भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, मंजूर कर दिया। अब एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में कुछ व्यवहारिक समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, ये आपसे तो उम्मीद की जाती है ना। आप वहां जाएंगे तो मुख्यमंत्री, जब आप सचिव बन जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब कह सकते हैं कि चलिए बताइए इसको कैसे किया जा सकता है, इस पर क्या क्या विकल्प है हमारे पास। उनके पास बुद्धि नहीं होती इतनी, नेताओं के पास बुद्धि नहीं होती इतनी, वो निर्णय लेते हैं अंतिम रूप से, आप विकल्प उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो यहां क्या करना है आपको, आपको जब तक खुद नहीं पता होगा, जब तक आप खुद माहिर नहीं बनेंगे उस चीज के, तब तक कैसे उन्हें विकल्प प्रदान कर सकते हैं। मान लीजिए एक विकल्प आपने दिया, उन्होंने कहा ना ये सही नहीं है, हमारे पॉलिटिकल कैरियर के लिए सही नहीं है। आपने कहा नहीं सर ये विकल्प सही है। उन्होंने कहा कैसे सही है भाई, आपका क्या, आप तो इसी पद पर बने रहेंगे, हमें तो जनता मार भगाएगी 5 साल बाद। तो आपको कहना होगा नहीं सर दूसरा विकल्प भी है। तो दूसरा तब होगा ना जब आपने तार्किक विश्लेषण किया हो, जब आपने उस विषय पर अभ्यास किया हो। यही पूछेंगे। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण, मैंने पहले ही बता दिया कि वैश्विक स्तर पर कोई भी अगर मानवीय या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती, जैसे अभी इजराइल, लेबनान, फलस्तीन, मिस्र, ईरान, इन सबके बीच में एक बड़ी अजीब सी टसल चल रही है। अब भारत को बड़ा ही संतुलित और बहुत ही संयमित कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि खाड़ी देशों के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं और इजराइल के साथ भी अच्छे हैं। हालांकि भारत महारत हासिल किया हो इस विषय पे, हम रूस के साथ भी हैं, हम अमेरिका के साथ भी हैं, जो कि विश्व का कोई देश नहीं कर पाता। तो ऐसे विषय पे हमें थोड़ा सा गहराई के साथ समझ बनानी पड़ेगी और अपना उत्तर देते समय इस बात का विशेष ख्याल रखना पड़ता है कि हम बायस होकर कोई दृष्टिकोण न दे दें। हम ना तो रूस के पक्ष में झुक जाए पूरी तरह, ना अमेरिका के पक्ष में, ना इजराइल के पक्ष में, ना तो ईरान के पक्ष में। हमें केवल अपने देश हित की चर्चा करनी है, बिना किसी को दुश्मन बनाए हुए। वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो वही चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इस तरह की चीजें दी गई हैं, इसी तरह के प्रश्न आएंगे, आप बाकी देख सकते हैं। फिर से आपको अगला मिलेगा पेपर में, उसमें भी आपको यही डायग्राम मिलेगा, इस तरह के सारणी मिलेंगे और इन्हीं पे आधारित कुछ प्रश्न होते हैं। जिनका मैथ अच्छा है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जिनका नहीं है थोड़ी बहुत मेहनत के साथ इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र 2 को देखते हैं। 2 को देखें अगर, पॉलिटी से आ गया। भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। स्वायत्त विधान, इसकी शक्तियां विशाल तो हैं पर असीम नहीं है। कथन पर टिप्पणी कीजिए, इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष क्यों नहीं की जा सकती। कहा जाता है ब्रिटिश की संसद स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। तो क्या भारत कर सकता है, भारत की संसद? नहीं भाई। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं तो तर्क दीजिए ना क्यों नहीं, अगर कह रहे हैं कि हां कर सकती है तो तर्क दीजिए क्यों कर सकती है। यहां कह रहे हैं कि इनकी शक्तियां विशाल तो हैं भाई। इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो चुनाव निर्वाचन आयोग का चयन करते हैं उसमें हम भी बैठेंगे। इन्होंने कहा ठीक है चलो बैठ जाओ, तुम पहुंचे संशोधन कर दिए कि भाई आप तो आ ही नहीं सकते हो, ठीक है आप अपने में रहो। हैं विशाल हैं, लेकिन क्या असीमित हैं? नहीं। अगर आप हमारे यहां अनुच्छेद, तमाम प्रकार के अनुच्छेद दिए गए, उसमें प्रावधान डाल दिया गया, फंडामेंटल राइट दे दी गई, डीपीएसपी दे दिए गए, आर्टिकल 13 दे दिया गया और कहा गया कि अगर आप इनका वायलेशन करोगे, अगर उल्लंघन करोगे तो सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके बैठा है। ठीक है, वो तुरंत एक डंडा मारेगा कि नीचे नीचे अवतार। ठीक है, तो ये बात आ जाती है। इसलिए इसे हम असीम नहीं कह सकते, विशाल कह सकते हैं, सक्षम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको तार्किक ढंग से समझाना पड़ेगा ना, वहां अपनी बातें रखने का एक शानदार अंदाज होना चाहिए, क्योंकि जितने विद्यार्थी गए हैं वे सभी क्रीम हैं, वो सभी अच्छे लेवल के हैं और आपको तय करना है कि आयोग में हम घुसने वाले हैं या ये जाएंगे। चले, बिहार के विशेष संदर्भ भारत में केंद्र संबंधों समस्या, भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए, जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद, वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर शब्द मिल गया, संघवाद। यहां तक तो ठीक था, एक शब्द जोड़ दिया सहकारी संघवाद।
अब ये क्या हुआ, प्रश्न की दिशा ही बदल दिया इन्होंने। अगर केवल संघवाद पूछते तो आपको शब्दों में निपटा देते, लेकिन जब कह दिया सहकारी संघवाद तो आपको सावधान हो जाना है कि नहीं भैया चालाक हो गया आयोग। अब इसमें कई आयाम खुल गए कि सहकारी संघवाद से तात्पर्य यही हो गया कि आप केवल संघ की विशेषताओं पर फोकस नहीं करेंगे कि संघ बना रहे, बल्कि इस पर भी फोकस करेंगे कि राज्यों के हित भी सधें, राज्यों को साथ लेके चलें। इसमें तमाम एग्जाम्पल देने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपका उत्तर अट्रैक्टिव होगा और उसके बाद आयोग फिदा हो जाएगा, एग्जामिनर फिदा हो जाएगा, आपको शानदार नंबर दे देगा। ठीक है, चले अगला। अब भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। अगर आप कहते हैं नहीं तो भी तर्क दीजिए, कहते हैं हां तो भी तर्क दीजिए। होता है ना कि बहुत सारे मुद्दे आते हैं क्षेत्रीय स्तर पर उठा दिए जाते हैं, हालांकि राष्ट्रहित में नहीं सही है वो, लेकिन वहां उठा दिए जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं, और नहीं सहमत तो क्यों नहीं सहमत हैं। हो सकता है कि आप कोई अच्छा आंसर दे पाए और आयोग को लगे कि हमने अच्छे अधिकारी का चयन किया है, आप संतुष्ट करें उसे। एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। कुल मिला के जो न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता, ठीक है, जो ये इनका कहा जाए तो आपको होता है ना कि कभी कभी क्या करता है न्यायालय स्वतः संज्ञान ले लेता है। ठीक है, मान लीजिए कोई खबर छपी अखबार में, न्यायालय ने वहां से उठा लिया चीज और तुरंत सरकार को समन कर दिया, क्या बात है भाई, आप क्या कर रहे हो, हम बैठे हैं यहां और आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो यहां क्या हो गई, सक्रियता हो गई, अति सक्रियता हो गई। हम जबरदस्ती घुस गए संसद में, आप लोग ऐसा कानून नहीं बना सकते हो, या किसी को संसद से निकाला जा रहा है, वहां तो लोकसभा के अध्यक्ष का एकाधिकार होता है, वह उसके संचालन में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन वहां भी अगर घुस जाए कि नहीं नहीं जो आप संचालन कर रहे हैं सदन का वो ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो सक्रियता अति सक्रियता हो जाएगी। लेकिन अगर वो कोई ऐसा कानून बना रहे हैं जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो वहां संसद सर्वोच्च न्यायालय रोकेगी कि भाई आप जो कानून बना रहे हैं उसकी मैं समीक्षा कर सकता हूं, इसलिए ये कानून आप नहीं बना सकते हो। तो यहां डिसाइड करना कि कौन सी न्यायिक सक्रियता में चीज आ रही, कौन सी न्यायिक समीक्षा में, थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसे समझना पड़ेगा। हालांकि प्रश्न को आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तो मैं भाव बता रहा हूं दोनों का, प्रश्न पढ़िए और दोनों का सामंजस्य बना के एक शानदार उत्तर दीजिए। ठीक, चले अगले टॉपिक पढ़ते हैं। इसी तरह देखिए, औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए, भारत के औद्योगिक विकास की तुलना कीजिए बिहार में औद्योगिक विकास का। ठीक है, यह कहा जाता है कि जीविका महिला सशक्तिकरण का औजार है, परियोजना का परिचय दीजिए, उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण जीविका परियोजना का महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, बुजुर्गों से रिलेटेड, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड, अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड कोई योजना बनती है, किसी प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बहुत बारीक नजर बना के रखिए, साल डेढ़ साल की खबरों पर पूछे जा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आशा करता हूं आपको एक पैटर्न समझ में आ चुका होगा। यहां देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है। कुछ उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। आप कुछ चीजों बताइए कि नैनो टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी। हार्ट की सर्जरी हो गया, कैंसर का इलाज हो गया, ठीक है, नॉर्मल सर्जरी हो गई, टारगेटेड थेरेपी हो गई। आज आप दवा खाते हैं, दवा आपके कहां जाती है, पेट में जाती है, आमाशय में जाती है, घुलती है, आपके जो है ब्लड वेसल्स में चली जाती है, उसके बाद वह मतलब जिस अंग तक किडनी छान के निकाल देती है, बाकी जो आपके सिस्टम पे काम करना हो कर देती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाए जो दवा हम सीधे यहां हाथ में इंजेक्ट कर दें, वही काम करे केवल, ना तो उसे किडनी में जाने की जरूरत पड़े, ना कहीं और जाने की जरूरत पड़े। देखिए कैसे संभव है, नैनो टेक्नोलॉजी से। ठीक है, कपड़े ऐसे बना दिए जाए, हम एक कपड़ा पहन रहे हैं, हफ्ते भर पहन रहे हैं, भयंकर बदबू आ रही, गंदा हो जा रहा है, फिर साफ करो, झंझट खाए। नैनो टेक्नोलॉजी आ जाए, ऐसा कपड़ा बने गंदा ही ना हो, धूल जमने ही ना पाए उस पर। अगर आपने फिल्म देखा हो आयरन मैन, तो जब लास्ट जो अंतिम जो है सीरीज आई थी इन्फिनिटी वॉर, तो उसमें आपने देखा कि नैनो सूट बना दिया आयरन मैन ने। उसने क्या किया, मारा, टूट गया, फिर से अपने आप वो रिपेयर कर लेता था। तो ये हकीकत जिंदगी में इसके क्या उपयोगिता हो सकती है, ये आपसे कहते हैं कि ऐसी कल्पना करिए आप कि क्या संभव है।
ठीक है, बस ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। चले सामान्य हिंदी की बात करें निबंध का, तो निबंध के बारे में आप देख सकते हैं निबंध के इस तरह से आ रहे हैं प्रश्न। ठीक है, सार वगैरह लिखना रहेगा। इसके अलावा 500 शब्दों में एक विषय पर निबंध यहाँ ये दिए गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, स्वच्छ भारत अभियान, लोक तंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया वरदान अभिशाप, भारत में खेलों का भविष्य, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा 1/3 सार संक्षेप इसमें लिखना है। ये पूरा दिया हुआ है, इसका 1/3 आपको लिखना होगा। ठीक है, सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहां जो है 10 वाक्य दिए गए हैं 1 नंबर के, इनको आपको शुद्ध करना है बस। इसके अलावा यहां लोकोक्तियां मुहावरे दिए गए हैं, इनको आपको करना है। कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, संज्ञा के भेदों का परिचय देते हुए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का अंतर देकर स्पष्ट करिए। सामान्य से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वालिफाइंग ही तो करना है, बाकी कुछ इसमें है नहीं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये जो है आज का लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी और बिहार पीसीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं अभी आपको मिलती रही। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इस पर चीजें लेके हम आते रहेंगे। इसके अलावा हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख ही रहे हैं कि यूट्यूब पर सीसेट के कोर्सेज चल रहे हैं, इसके अलावा हिंदी के चल रहे हैं, इसके साथ साथ निबंध वगैरह के भी आएंगे बहुत जल्दी। तो जो भी आवश्यक चीजें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। अगर चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई अगर प्रोग्राम हमारे द्वारा बीपीएससी का शुरू किया जा रहा है तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। उसके बाद आप हमारा एप्लीकेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं, उनको आप चाहें तो वहां परचेज कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। तो चलिए आशा करता हूँ ये पसंद आया होगा। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद।